देखेंगे पार्ट 2 समझ लीजिए उसका, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं। तो कुछ कुछ साहित्यकार में तो एक ही दो रचनाएं हैं और कुछ कुछ में कुछ ज्यादा है भाई, दो चार। तो उसको कहानियों के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपकी रटने की स्थिति कम हो जाए। तो साहित्यकार रचनाओं को रट तो ले सर, मैच नहीं कर पाते, हालत खराब हो जाता है। ये हमारे पास है बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इनका जो बेटा इंपॉर्टेंट रचना है वो एक हमारे पास है साकेत संत, क्योंकि ये महाकाव्य है। साकेत संत, मदन महल और तुलसी दर्शन। ठीक, मदन महल में साकेत संत तुलसी के दर्शन को जाते हैं। एक महल है, महल के बीच में तुलसी का पौधा है और उस पौधे के दर्शन करने के लिए जाते हैं साकेत संत। तो याद रखना, मदन महल तुलसी दर्शन के लिए जाते हैं साकेत संत, या साकेत संत मदन महल जाते हैं तुलसी के दर्शन को। ये कृतियां किसकी है बेटा? बलदेव प्रसाद मिश्र की। हो गया सर हमारे पास याद। साकेत संत मदन महल में तुलसी दर्शन को जाते हैं, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, एक दो बार बोल लोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद अगले जो हमारे पास है वो गंगाधर मिश्र है। गंगाधर मिश्र और उसके बाद सीताराम मिश्र। तो भैया यहाँ पर गंगाधर मिश्र को करने की आवश्यकता नहीं है, विभाग नहीं देखता उसको। इंपॉर्टेंट ये है जी सीताराम मिश्र को। सीताराम मिश्र, इनकी जो सबसे फेवरेट कृति है वो ये है बेटा सुरही गैया, सुरही गाय की कहानी। छत्तीसगढ़ में जो कामधेनु गाय होती है उसे कहा जाता है सुरही गैया कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रचना है। और सुरही गैया किसकी है? सीताराम की है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि वन में जब माता सीता भगवान राम गए थे तो दूध दुहने के लिए, दूध के लिए अपने पास कौन सी गाय रखते थे? सुरही गाय। तो सीताराम मिश्र कौन सी गाय रखेंगे? सुरही गाय रखेंगे। सुरही गैया बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगला आते हैं हमारे पास विनोद कुमार शुक्ल। ये इनको मिला है अभी 2025 में, 2025 में मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कहां पर है भाई? तो छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के निवासी हैं। पूरे भारत में यह पुरस्कार एक बार में एक या मैक्सिमम दो लोग को ही दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर को मिला साथ में संयुक्त रूप से। तो पूरे भारत में 2025 में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला और विनोद कुमार शुक्ल थे। इत्तेफाक है कि वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव हमारे पड़ोसी जिले में रहते थे और उनकी कृतियां जी है बहुत ज्यादा फेमस है। तो पिछले एग्जाम्स में तो इनको पूछ लिया विनोद कुमार शुक्ल को, आगे संभावना है पूछेगा या फिर इनकी कृतियों के बारे में पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ कहानियां सुनाता हूं और उसके बाद देखो याद हो जाता है। ठीक है, इनकी कहानियां बड़ी मजेदार होती थी, इनकी कृतियां। तो सबसे पहले पेड़ पर एक कमरा था। पेड़ पर एक कमरा था, उसके दीवार पर एक खिड़की रहती थी। उसके दीवार पर एक खिड़की रहती थी। खिड़की के अंदर नौकर की कमीज टंगी रहती थी, वो बाहर से दिखती थी। जब वो खुलेगा तो दिखेगा, जब वो खुलेगा तो दिखेगा। तो भाई पेड़ पर एक कमरा था, उसकी दीवार पर एक खिड़की रहती थी जिसपे नौकर की कमीज टंगी रहती थी। खिड़की खुलेगा तो दिखेगा, ये खिलेगा तो दिखेगा मुझे पता है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है? खुलेगा तो दिखेगा। और अगर ऐड करना है और ऐड करेंगे कि सर पेड़ पर एक कमरा रहता था, हरे घास की छप्पर वाली झोपड़ी थी, उसकी दीवार पर एक खिड़की थी और अंदर नौकर की कमीज टंगी रहती थी और खुलेगा तो दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट क्या है? तो उनकी कृतियां है। और याद करना तो ऐसे कर सकते हो सर कि पेड़ पर एक कमरा था, हरे घास के छप्पर रहती थी, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, वहां पर आदमी नौकर की कमीज को टांग कर चला गया और खिड़की खुलेगा तो दिखेगा। हो गया सर हमारे पास काम। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टकट में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। सर इतना भी याद कर लेंगे तो कम थोड़ी है जी। और अगर इसी को रटने बैठ गया ना बेटा तो आज सर का खेल खत्म है, सर तो दर्द दे ही देगा। सबसे पहले क्या होगा कि पेड़ पर एक कमरा है जो कि हरे घास के छप्पर वाली झोपड़ी के अंदर है। उसकी दीवार पर एक खिड़की रहती थी। एक आदमी नौकर की कमीज टांग कर वहां से चला गया और वो खिड़की खुलेगा तो दिखेगा। क्लियर है सर हमारे पास? 5-6 क्या हो गया जी? याद हो गया। एक याद रख लेना, लगभग जय हिंद। काफी व्यंग्यात्मक टाइप के इनके नाम होते थे। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, बावना पहाड़, आकाश धरती को खटखटाता है। नाम सुनकर नहीं लग रहा है कि एकदम व्यंग्यात्मक तरीके से लिखे गए कृतियां हैं? भाई पेड़ पे कमरा किसके रहता है, आकाश धरती को खटखटाता है, बौना पहाड़, सब कुछ होना बचा रह गया। इसीलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बेटा। बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़े इससे। तो एक बार शॉर्टकट को दोहरा ले। शॉर्टकट क्या था? पेड़ पर एक कमरा था, हरे घास की झोपड़ी रहती थी, दीवार पर एक खिड़की थी, एक आदमी नौकर की कमीज को टांग कर चला गया, खुलेगा तो दिखेगा।
और पेड़ कहां पर था? तो बौने पहाड़ पर था, है कि नहीं? धरती आकाश को खटखटाता है और सब कुछ होना बचा रहेगा। उसके बाद शिव शंकर शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये दो कहानियां बेटा हमारे पास, दियना के अंजोर और मोगरा, ये दो कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखोगे? तो बेटा शिव शंकर शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ के उपन्यासकार है। क्या है सर? उपन्यासकार। अब याद कैसे रखोगे? भगवान शिव के लिए क्या रखते हैं? उपवास। उससे याद आ गया, उपन्यासकार हैं। अब शिव शंकर के मंदिर में क्या जलाते हो? दियना। दियना के अंजोरा करते हो और कौन सा फूल चढ़ाते हो? मोगरा के। किसके? मोगरा के। तो शिव शंकर के लिए रखते हैं उपवास, मतलब उपन्यासकार है, उनके मंदिर में जलाते हैं दिया मतलब दियना के अंजोर, और चढ़ाते हैं मोगरा के फूल अर्थात मोगरा। तो ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत फेमस हुई थी, इनको याद रखना, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबको सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, दो एटलीस्ट बिल्कुल सेट होगा। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं उपवास रखकर और फूल चढ़ाते हैं मोगरा के, दिया जला देते हैं, दियना से अंजोर कर देते हैं। क्लियर है ये? चलिए आगे आते हैं सर इसमें हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल, इसको तो अभी किए हैं जी हम लोग, है ना? अगला देखिए, शिव शंकर डबल डबल हो गया। नरेंद्र देव वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छत्तीसगढ़ी जो हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, उसके रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा ही तो है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किसने किया, किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा ने। फिर उसके बाद सुबह की तलाश, सुबह की तलाश को बनाया गया बेटा सोनहा बिहान। क्या बनाया गया? सोनहा बिहान। याद रखना, सुबह की तलाश का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? सोलहा बिहान। उसके बाद ढोला मारू, ढोला मारू ये क्या है? प्रेम गाथा है। प्रेम गाथा जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर फेमस है ढोला मारू, चंदैनी गोंदा, है ना, लोरी का चंदा की प्रेम गाथा है, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फराद, वैसे छत्तीसगढ़ की जो लोकल गाथाएं हैं वो एक्चुअल में है आपका चंदैनी गोंदा। ढोला मारू जो है वो राजस्थान की गाथा है, पर छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा गायन किया जाता है। इसको गाने वाली कौन है? तो इसको गाने वाली है सुरुज बाई खांडे। कौन है? सुरुज बाई खांडे। लेकिन इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। याद रहेगा। तो सुबह की तलाश को तो भूलना नहीं भाई, नरेंद्र देव वर्मा, सोनहा बिहान, छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास और ढोला मारू, बाकी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो सर, अरपा पैरी के धार हमारा राजकीय गीत जो है उसका वर्णन किसने किया है? तो नरेंद्र देव वर्मा ने किया। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आ रहा होगा। घर जाके एक बार और पढ़ोगे, जिस स्टाइल से बताया हूं तो आराम से याद होगा, लंबा टिका दोगे, नहीं तो सर दिक्कत हो जाएगा ना। चलो, सबसे यहां पर हमारे पास है हरि ठाकुर। क्या है? हरि ठाकुर। हरि ठाकुर में कुछ याद नहीं रखना भाई, सिर्फ एक तो सुरता के चंदन और जय छत्तीसगढ़, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सुरता के चंदन। अब याद कैसे याद रखोगे? हरि कौन है? भगवान विष्णु, और हरि की सूरत सबसे क्या होती है? सुंदर होती है। तो सूरत से क्या याद रखोगे? सुरता, है ना। हरि के सूरत चंदन असन है, मतलब सुरता के चंदन, ऐसे याद रखना। हरि मतलब सुंदर, सुंदर मतलब उनकी सूरत सुंदर है, सुंदर से क्या हो जाएगा बेटा? सुरता हो जाएगा। हरि ठाकुर मतलब सुरता के चंदन। और ये क्या कर सकते हो बहुत ज्यादा? तो जय छत्तीसगढ़, और कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं। ठीक है, बाकी रेफरेंस पे रखिएगा, पर पेपर में ये दो आपको कवर करने। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इससे बढ़िया कोई साहित्यकार मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई नहीं हुआ। ठीक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवाद, कौन से वाद? प्रयोगवाद। मतलब पुराने समय में जितने भी लिखे गए हुए साहित्य थे जो बहुत फेमस हुए, उनको पढ़ा गया और पढ़ने के बाद जो उसमें गलतियां थी, जो सामाजिक गलतियां थी, उसमें तंज कसते हुए फिर उसको रिक्रिएट किया गया। तो इनका प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद मतलब एक्सपेरिमेंटल साहित्यकार है। तो इनकी जितनी भी कृतियां होती है ना, सब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। तो इनकी जितनी भी कृतियों के नाम होंगे सब में एक्सपेरिमेंट होगा। तो एक्सपेरिमेंटल नाम वाले जितने भी हमारे पास लिटरेचर होंगे, किसके होंगे? गजानंद माधव मुक्तिबोध। इसको तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे इनकी रचनाओं को, ऐसा तो नहीं बेटा कि इसको बिना पढ़े अपन आ गए। हिंदी में 10वीं 11वीं 12वीं हर जगह गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं आपको पढ़ने को मिली होंगी। अब याद कैसे रखना है? तो ध्यान से सुनो। चांद तो सुने होंगे, चांद कोई दीवाना है, पर इनके चांद का मुंह क्या होता है? टेढ़ा होता है भाई। तो चांद का मुंह टेढ़ा, ये टेढ़ा जो शब्द, यही तो प्रयोग है इनका, यही तो क्या है? प्रयोग है। चांद का मुंह टेढ़ा। फिर ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कहां? अंधेरे में। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, सर यही तो प्रयोग है। फिर कामायनी, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, लेकिन ये प्रयोग किए, बोले नहीं भाई कामायनी एक पुनर्विचार, फिर से सोचिए, उसमें कुछ क्या है? डिफॉल्ट है। फिर खाक धूल, लेकिन खाक धूल कैसी होगी? भूरी भूरी। यही तो इनका एक्सपेरिमेंट है जो आपको याद रखना है। फिर देखो साहित्यिक, साहित्यिक लेकिन क्या है सर? साहित्यिक एक डायरी। साहित्यिक क्या होगी? एक डायरी। और काठ का सपना, सपने तो सब होते हैं, यह सपना नाम कोई साहित्य हो सकता है, पर इनका सपना कैसा है? काठ से।
ठीक। और सतह से उठता आदमी, आदमी बिस्तर से उठता है भाई, सतह से नहीं उठता है। जो सतह से उठता आदमी क्या होगा सर, इनका प्रयोग होगा। ये मेरे याद रखने के तरीके हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस सर एक क्राइटेरिया बनाया हूं कि प्रयोगवाद के कवि है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इनकी कविताओं के नाम कैसे होंगे, एक्सपेरिमेंटल ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या होगा भैया, चांद का मुंह टेढ़ा, अब ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, कामायनी एक पुनर्विचार, बुरी बुरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, और साहित्य एक डायरी। बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, गजानंद माधव मुक्ति बोध का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी कृतियां हैं कि अगर आप इनको छत्तीसगढ़ में साहित्यकार को छोड़कर ऑल इंडिया ही पढ़ रहे हो ना, तो ऑल इंडिया में भी हिंदी में क्या कर सकता है, इनकी रचनाओं को पूछ सकता है। ये काफी बड़े, बहुत बड़ी चीज थी ये। अगला हमारे पास है सर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, महादेवी वर्मा, इनके बारे में पढ़े होगे बेटा, नहीं पढ़े होगे सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे जो इनका फेमस था वो था क्या लिखूं, और उसके बाद झलमला, झलमला जानते हो ना, बालूद में पड़ता है झलमला, उन्हीं पे क्या किया, तो एक इन्होंने रचना लिखी है झलमला और क्या लिखूं, और एक कारी, बहुत इंपॉर्टेंट, झलमला, कारी और क्या लिखूं। और एक हमारे पास सर इंपॉर्टेंट है ये सरस्वती पत्रिका। जब पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को कहां डाला गया था, जब माखनलाल चतुर्वेदी को डाला गया था जेल में, कहां, बिलासपुर जेल में, और माखनलाल चतुर्वेदी ने वहां पर कविता लिखी थी पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ए वनमाली मुझे उस पद पे देना फेंक जहां पर शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। ये कुछ पंक्तियां मैं गा के बताया, कभी सुने होंगे इसको, बहुत फेमस कविता थी। आजादी के समय इस कविता का बहुत ज्यादा क्या हुआ, तो प्रचार हुआ। अभी बिलासपुर जेल में 300 कैदियों ने के संयुक्त रूप से मिलकर इस कविता क्या किया है, तो गायन किया। करंट अफेयर क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको, बात समझ में आ रही है? तो उनका जो बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, उन्होंने क्या किया, सरस्वती पत्रिका लिखी, कहां पर, तो बिलासपुर के जेल में। लेकिन जेल से बाहर उसका संपादन किसने कराया, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। याद रहेगा, लिखना अलग है और संपादन करना अलग है। तो सरस्वती पुस्तिका के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी थे, परंतु संपादक कौन थे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी फेमस कविता थी क्या लिखूं, कारी और झलमला, क्या लिखूं, कारी और झलमला। और सरस्वती पुस्तिका का संपादन किसने किया, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। लिखा किसने था, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। कहां से, तो बिलासपुर के जेल से। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी, माखनलाल चतुर्वेदी। कहां से, तो बिलासपुर जेल से। क्लियर है ये? चलिए, बाकी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है ना। खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव। जब तड़ी पार कर दिया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, जिला बदर कर दिया गया था राजनांदगांव से, तो वहां पे एक्टिविस्ट के रूप में अब सामने कौन आए थे, तो खूबचंद बघेल जी वहां पर सामने आए थे। और उन्होंने भारत संघ, छत्तीसगढ़ महासभा, कई सारे वहां पर चीजों का निर्माण कराया। और ये क्या किया, तो कृतियां लिखी। अब इन कृतियों को भी याद करते हैं भैया। सबसे पहले क्या होगा कि लेड़गा सुजान, ऊंच नीच, करम छड़ा, ये सब के सब नाटक है जी। बेटवा विदा, जरनैल सिंह, और किसान करलई। करलई शब्द जो होता है मतलब कराहना, किसान क्या करता है बेचारा, गरीबी में कराहता है, दुख में बहुत पीड़ा में रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, खूबचंद बघेल जी है, उनका एक बेटा है, ठीक है। अब वो क्या है जी, एकदम लेड़गा है। ऊंच नीच के कारण वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, ऊंच नीच के कारण उसको, उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बेटवा विदा, या फिर बेटवा विदा पढ़ते हैं उसको, बेटवा विवाह है बेटा, ये बेटवा विवाह है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि खूबचंद बघेल जी का एक बेटा है, वो लेड़गा है। लेड़गा मतलब क्या है जी, थोड़ा पागल टाइप का होता है। तो लेड़गा सुजान, और उसके बाद क्या होगा सर, ऊंच नीच के कारण अपने बेटे का विवाह नहीं करा पा रहे हैं। यही तो कर्म छड़ा है जो इंसान के सामने क्या होता है, आकर खड़ा हो जाता है। कर्म करने का समय है पार्थ, कि शादी करे या फिर ना करे। तो कैसे याद रखोगे, लेड़गा सुजान, उसका कारण वो बेटा, तो बेटवा विवाह, ऊंच नीच के कारण शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि कर्म छड़ा का समय है। तो याद रहेगा अपने को, बेटवा विवाह, लेड़गा सुजान, ऊंच नीच और कर्म छड़ा। ये हमारे पास खूबचंद बघेल जी थे। एक जरनैल सिंह याद रख सकते हो, कौन सा, किसान करलई, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा है। और सब के सब नाटक थे। उसके बाद आता है केयूर भूषण, मेरा फेवरेट, यहां से यहां तक केयूर भूषण, ठीक है। अब यहां पर भाई बनेगी कहानी, ठीक है, काफी अच्छा बनता है। सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाईलाइट कर लेते हैं। एक है आंसू माँ फिले, आंसू माँ फिले अचरा, कुल के मरजाद, कहा बिलागे मुरधान के कटोरा, लहर कालू भगत, और उसके बाद रानी ब्राह्मण की दुर्दशा और फुटहा कर्म। अब याद कराता हूं, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक राजा रहता है, एक रानी रहता है, दोनों का जो महल होता है वो नदी के किनारे होता है।
राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, रानी क्या होती है तो महल में अकेले होती है। कालू भगत, कालू भगत क्या होता है, रानी के पास भिक्षा मांगने को आता है। कालू भगत भिक्षा मांगने को आता है कि रानी मुझे भिक्षा दो, तो रानी क्या करती है, एक कटोरा धान लाकर देती है कालू भगत को और अंदर चले आती है पानी लाने के लिए। उसी बीच में नदी की लहर आती है और धान का कटोरा क्या होता है, बह जाता है। कालू भगत गया किसके पास, रानी के पास भिक्षा मांगने। रानी क्या ला के दी उसको, एक कटोरा धान, और जब पानी लाने गई तो लहर आया और धान का कटोरा घूम गया। रानी बाहर आकर क्या बोलती है कालू भगत से, कहां बिलागे मोर धान के कटोरा। बिलाना मतलब क्या होता है, घूम जाना होता है, तो कहां बिलागे मोर धान के कटोरा। अब रानी जो है, उसी बीच में क्या होता है, राजा आ जाता है। अब दो कालू भगत और रानी मिलकर दोनों कटोरे खोजते रहते हैं। राजा आ जाता है, राजा जो है कालू भगत के साथ रानी को कटोरा खोजते देख लेता है। तो फिर राजा बोलता है मोर करम हा फुट गए, मोर करम हा का हो गए, फुट गए, फुटहा करम हो गए। और रानी को मार मार के क्या करता है, उसकी दुर्दशा कर देता है। और कालू भगत कौन होता है, ब्राह्मण होता है, भिक्षा मांगने आता है। तो मार मार के रानी और ब्राह्मण की क्या कर देता है, दुर्दशा कर देता है। बोलता है तुमन मोर कुल के मर्यादा क्या कर दे, भंग कर दे, कुल के मर्याद। और रानी रो रो कर क्या करती है, आंसू मां अचरल फिलो लेते, आंसू मां फिले अचरा फिला लेती है। तो बस इस कहानी को याद रखना है, आपका काम हो गया और कुछ नहीं। ब्राह्मण कालू भगत रानी के पास गया, रानी ने कालू ब्राह्मण को एक कटोरा धान दिया, लहर आया, लहर में बिलागे मोर धान के कटोरा, धान राजा आगे। राजा बोलिस मोरहा फुटहा करम, और मार मार के रानी ब्राह्मण के क्या कर दी, दुर्दशा। अब बोलिस ते मोर कुल के मर्याद ला क्या कर दे हस, भंग कर दे हस। और रानी रो रो के क्या करिस, अचरा ला फिलोलिस, आंसू में फिलिस अचरा या आंसू में फिले अचरा, ऐसे याद रख लेना। अब रिवाइज करके देखो होता है कि नहीं। सबसे पहले क्या होगा, ब्राह्मण कालू भगत होगा, रानी के पास गया, रानी ने क्या दिया उसको, धान के कटोरा। लहर आया तो क्या हुआ, कहां बिलागे मोर धान के कटोरा। राजा आया, राजा क्या बोला, एक मोर कुल के मर्यादा भरम भसम कर दे, वो तो मोर फुटहा करम है। मार मार के रानी ब्राह्मण की दुर्दशा कर देता है। रानी रोने लगती है और रो रो के अचरा फिलोने लगती है। तो आंसू में फिले मोर अचरा, क्लियर है ये, यही बस करना है बेटा। एक बार रिवाइज करना और लिख लेना। अगर लिखा गया सर तो आपका काम हो चुका है, नहीं तो फिर इसको याद करके देखना। कब केऊर भूषण से घुसोगे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी में, कब माखनलाल चतुर्वेदी, कब सीताराम सुरीन गैया को लेकर आएंगे और पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। अगला अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव बख्शी। संजीव बख्शी का वन एंड ओनली भूलन कांदा। इस पर बेटा एक मूवी बनी जिसका नाम था भूलन द मेज। क्या बनी, भूलन द मेज। इसे 67वां राष्ट्रीय फिल्म का क्या मिला, पुरस्कार मिला। 67वां राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड मिला किसको, भूलन द मेज को, भूलन कांदा को। अच्छी मूवी है, आप इसको जाकर देख सकते हो, बड़े बड़े कलाकार हैं। तो कुछ याद नहीं रखना तो क्या रखना है, भूलन कांदा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। भूलन कांदा, लेखक कौन है, संजीव बख्शी। और एक और कर सकते हो बेटा, सॉरी 82 का गीत दिया, 82 के नांगर, एक ये कर सकते हो 82 के नांगर, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। 82 समझते हो ना जी, अभी 82 के नांगर चल ही, काबर की खेत में क्या लगाना है, रोपा लगाना है करके। तो हाँ सॉरी एक कुंज बिहारी कर लेना यार, इसका तो बस एक ही है, भूलन कांदा है ना, संजीव बख्शी का। 82 के नांगर किसका है बेटा, तो कुंज बिहारी चौबे। बी से बिहारी, बी से 82, ऐसे याद रख लेना। बी से बिहारी और बी से क्या करोगे, 82। 82 के नांगर, बस इसमें इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 82 के नांगर इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर, एक हमारे पास है, आखिरी है ये, अमृतलाल दुबे, ठीक है। अब घर में अमृत नामक पौधा कौन सा होता है, तुलसी का। तो तुलसी के बिरवा जगाए, जो तुलसी का पौधा होता है उसे क्या कहते हैं, बिरवा कहते हैं। तुलसी के बिरवा जगाए, और तुलसी क्या है भाई, तो तुलसी अपने आप में अमृत है। अमृतलाल दुबे क्या होगा, तुलसी के बिरवा जगाए। तो आज बस आज के लिए इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं। इतना ही, जितने में कराया हूं लिटरेचर कर, आज में उतना ही कर लेना इनफ होगा। जो छोड़वाया उसको छोड़ देना, क्लियर है ये। चलिए